नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। हाल ही में भारत में उपराष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन हुआ और इस निर्वाचन में राजस्थान के झुंझुनू जिले में जन्मे जगदीप धनखड़ जी विजयी रहे और इस विजय के साथ ही ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया। आज के इस वीडियो में कुछ जगदीप धनखड़ जी के बारे में भी देखेंगे, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति से संबंधित क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है ये हम देखेंगे और उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहे हैं, इन सब की चर्चा हम करने वाले हैं। यानी कि ये एक वीडियो जो है, इस एक वीडियो में करंट अफेयर, करंट के साथ साथ जो आपकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उन सभी को यहां पर सम्मिलित मैंने किया हुआ है। तो आइए सेशन को हम यहां पर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हाल ही में 6 अगस्त को चुनाव हुआ और 11 अगस्त को शपथ ग्रहण समारोह भी था। इस समय मैं दिल्ली में था इसलिए आप सभी को अपडेट नहीं करवा पाया, लेकिन आज से जितने भी करंट अपडेट होगा सब के सब आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ साप्ताहिक करंट अफेयर भी लेकर आने वाला हूं। एक सप्ताह के जितने भी महत्वपूर्ण न्यूज है वो सब के सब आपको एक वीडियो में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जगदीप धनखड़ जी की बात कर ले तो ये भारत के वर्तमान अर्थात 14वें उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने मैग्रेट आल्वा को हराकर ये यहां पर उपराष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व ये बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे। अगर इनके थोड़ा सा इतिहास की हम बात कर ले तो 18 मई 1951 में राजस्थान के झुंझुनू जिले में इनका जन्म हुआ। जन्म के पश्चात इनकी स्कूली शिक्षा जो रही वो चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल से इनकी स्कूली शिक्षा कंप्लीट हुई। भौतिक विज्ञान से अर्थात फिजिक्स से इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके पश्चात राजस्थान विश्वविद्यालय से इन्होंने वकालत की शिक्षा ली। शिक्षा के पश्चात वहां के उच्च न्यायालय साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय में इन्होंने अपना कार्य किया। अगर हम यहां पर बात करें कि ये जो सबसे पहले ये राजनीतिक क्षेत्र में आए कब, तो 1989 में सबसे पहले इनको जनता दल के टिकट से ये झुंझुनू में पहली बार लोकसभा सदस्य के रूप में ये चुने गए और यहीं से इनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत होती है। अगर हम बात कर लिए तो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हो गए। 13वें नंबर के कौन थे, ये एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं ऐसे प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा एम वेंकैया नायडू जो है इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। अब कार्यकाल जो है ये जगदीप धनखड़ जी का है। और बात कर ले कि इनको शपथ ग्रहण किन के द्वारा करवाया गया, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 के तहत। अनुच्छेद 69 में क्या है, तो जो उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा की गई है उसका चर्चा आपको अनुच्छेद 69 में देखने को मिलता है। और उसमें कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा अगर किसी अधिकारी को नियुक्त किया जाता है तो उनके समक्ष भारत के उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे। तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति यहां पर कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं और इनके समक्ष इन्होंने अपना शपथ ग्रहण किया हुआ है। यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको शपथ दिलवाया गया। ये बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात कर ले कि ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, तो 14वें नंबर के हैं या 14वें व्यक्ति हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा ये 14वें व्यक्ति है ना। नंबर की बात कर ले तो ये 16वें नंबर के उपराष्ट्रपति है, लेकिन व्यक्तिगत आधार पर देखें तो 14वें नंबर के। क्यों, क्योंकि दो ऐसे व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति बने और इनका 2 कार्यकाल रहा। सबसे पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये 1952 से लेकर 62 तक, है ना, 1952 से लेकर 62 तक रहे, है ना, अर्थात इनका 10 वर्ष का कार्यकाल रहा। और उसके बाद यहां पर मोहम्मद हामिद अंसारी जी है, इनका भी कार्यकाल 10 वर्षों का रहता है। साथ ही साथ सभी के यहां पर लिस्टिंग है, आप लोग पीडीएफ के माध्यम से इसको देख लीजिएगा। तो इनका कार्यकाल, एक कार्यकाल इनका और एक इनका अतिरिक्त हुआ, इसलिए व्यक्तिगत स्तर पर ये 14वें व्यक्ति है जो भारत के उपराष्ट्रपति बने हुए हैं। लेकिन नंबर वाइज देखे कार्यकाल के आधार पर तो ये 16वें नंबर के यहां पर उपराष्ट्रपति देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात कर ले भारतीय संविधान और उपराष्ट्रपति, यानी कि उपराष्ट्रपति को लेकर भारतीय संविधान में क्या क्या बातें कही गई है जहां से बार बार आप सभी के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा भारतीय संविधान का भाग 5, 22 भाग है। इस भाग में से 5वें भाग में अनुच्छेद 63 से लेकर 70 तक उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन देखने को मिल जाता है ना। उपराष्ट्रपति के संबंध में प्रावधान देखने को मिलता है। जैसे कि अनुच्छेद 63 जो है ये भारत में उपराष्ट्रपति की व्याख्या करता है।
है ना, कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसी व्याख्या आपको अनुच्छेद 63 में देखने को मिलती है। और उपराष्ट्रपति होगा तो इसका काम क्या होगा, अगर इसकी बात कर ले तो अनुच्छेद 64 में इनके मुख्य कार्य का जिक्र किया गया है। जैसे अमेरिका में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो हैं वहां जैसी व्यवस्था की गई है, सेम वैसे ही भारत में भी उपराष्ट्रपति जो है ये केंद्रीय विधायिका की जो उच्च सदन है, उच्च सदन यानी कि कौन, राज्यसभा, इस राज्यसभा के ये पदेन सभापति होते हैं, जैसे अमेरिका में व्यवस्था की गई है। ये देखें तो अनुच्छेद 64 में ऐसी व्याख्या देखने को मिलती है। और 65 की बात कर ले कि राष्ट्रपति इसके अलावे और क्यों बनाए गए, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 65 कहता है कि अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति के पद में रिक्ति हुई तो रिक्ति की दशा में ये जो उपराष्ट्रपति हैं ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो 63, 64, 65 समझ में आ गया। 63 जो है ये उपराष्ट्रपति का वर्णन करता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 कहता है कि वो राष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और 65 कहता है कि किसी भी दशा में अगर राष्ट्रपति के पद का यहां पर क्या होता है, राष्ट्रपति की पद में रिक्ति होती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। आगे हम देखें और क्या क्या यहां पर है, तो अनुच्छेद 66 जैसे कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इन योग्यताओं की बात कर ले तो अनुच्छेद 66 में आपको व्याख्या देखने को मिलता है। यह कहता है कि वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, जिसने कम से कम 35 वर्ष अपनी आयु पूरी कर ली हो, साथ ही साथ राज्यसभा के सदस्य में निर्वाचित होने के योग्य हो, ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन जाएगा। साथ ही साथ और भी आगे व्याख्या देखें तो देखने को मिलेगा कि वह व्यक्ति कोई भी लाभ का पद धारण ना किया हो, साथ ही साथ संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का ये सदस्य ना हो। अगर कोई व्यक्ति जो संसद या राज्य के किसी विधानमंडल का सदस्य है, जिस दिन से ये उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करेगा उस दिन से उसकी यहां या यहां की सदस्यता रिक्त समझी जाएगी। तो ऐसी व्याख्या है। मुख्य रूप से 3 चीजें ध्यान में रखिएगा, भारत का नागरिक, 35 वर्ष कम से कम उम्र पूरी कर लिया हो और राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के योग्य हो, ऐसा व्यक्ति भारत में उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन हेतु योग्यता रखता है। यह आपकी अनुच्छेद 66 में व्याख्या है। अब निर्वाचन की बात कर ले किस प्रकार से होगा, तो इसकी भी व्याख्या आपको अनुच्छेद 66 में ही देखने को मिलती है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में देखें तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को हमने उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु हमने अपनाया है। क्या अभी जो निर्वाचन हो रहा है पहले भी ऐसे ही हो रहा था? अगर इसकी बात करें तो ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं था। पहले था कि संसद के जो दोनों सदन है, दोनों सदन कौन, लोकसभा राज्यसभा, इन दोनों का जो संयुक्त अधिवेशन होता था, इस संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। लेकिन बाद में हमने क्या कर दिया, इसमें परिवर्तन कर दिया, मजा नहीं आ रहा था। तो मजा लाने के लिए हमने क्या किया, 1961 में हमने 11वां संविधान संशोधन किया और इस संशोधन के माध्यम से है ना हम इस व्यवस्था को बदल दिए। क्या कर दिए, तो निर्वाचक मंडल हम एक बनाएंगे और उस निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की व्याख्या की गई। यानी कि इसके निर्वाचक मंडल में कौन होगा, तो लोकसभा और राज्यसभा। ध्यान में रखिएगा यहां पर राज्य विधानमंडलों का कोई भी योगदान नहीं है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा केवल यही 2 लोग यहां पर किसके, तो निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं और इन्हीं के द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया जाता है। राज्य विधानमंडलों के सदस्य नहीं होते। क्यों नहीं होते इसकी भी चर्चा करेंगे, क्योंकि यह मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 66 में योग्यता क्या होनी चाहिए और निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, इसकी व्याख्या यहां पर की गई है। साथ ही साथ देखिएगा 67 की बात कर ले तो ये उपराष्ट्रपति के पदावधि की बात करता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन गया तो ये अपने पद पर कब तक बना रहेगा। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहली बात कि जिस दिन वो अपना पद ग्रहण करेगा उस पद ग्रहण के तारीख से अगले 5 वर्ष तक वो भारत का उपराष्ट्रपति रहेगा, पहली बात। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर परंतु भी जोड़ा गया है और किंतु परंतु आ जाए, यानी कि यहां पर अन्य चीज भी हो सकता है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। तो कहा गया है कि पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक, परंतु
राष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर सहित लेख के माध्यम से अपना पद त्याग सकता है। यानी कि उसके पास भी अगर उसका मन नहीं है कि हम भैया उपराष्ट्रपति के रूप में ना रहें, तो राष्ट्रपति को लिख देगा कि हे राष्ट्रपति महोदय, हम अब उपराष्ट्रपति का पद त्याग रहे हैं। यानी कि उसके पास भी स्वेच्छा है, पद त्याग सकता है। और कोई भी तरीका है? बिल्कुल है। और क्या है? तो अगर पद की अवधि समाप्त हो जाती है, कोई भी व्यक्ति 5 वर्ष तक रहेगा, पद की अवधि समाप्त हो गई, लेकिन ऐसी स्थिति में इसका उत्तराधिकारी का चुनाव अभी नहीं हुआ। उत्तराधिकारी का मतलब क्या? अगला उपराष्ट्रपति। तो जब तक उत्तराधिकारी इसका शपथ ना ले तब तक ये अपने पद पर बना रहेगा, चाहे 5 वर्ष से ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 5 वर्ष तो फिक्स है, लेकिन 5 वर्ष से पहले खुद पद त्याग सकता है ना। उसके बाद दूसरा क्या है, इसे पद से हटाया भी जा सकता है। कैसे हटाया जाएगा? तो राज्यसभा के जो कुल सदस्य है, इसमें 2/3 बहुमत से अगर कोई ऐसा संकल्प पारित किया गया और उस संकल्प से लोकसभा भी सहमत है साधारण बहुमत के माध्यम से, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है। लेकिन इसके लिए अनिवार्यता क्या है कि 14 दिन पहले उनको पूर्व सूचना देनी पड़ेगी कि हे उपराष्ट्रपति महोदय, हम आपको हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर 14 दिन पूर्व ना हो तो ये इनवैलिड माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एकाएक आए भैया हट जाओ, हमने खत्म कर दिया, ऐसा नहीं होगा। 14 दिन पहले सूचना दे देंगे। तो पहली क्या है? 5 वर्ष। दूसरा, समय से पहले पद त्याग किया जा सकता है। तीसरा, राज्यसभा यानी कि संसद के द्वारा हटाया भी जा सकता है। और चौथा क्या है कि पद की अवधि अगर समाप्त भी हो गई तो जब तक उत्तराधिकारी शपथ नहीं ले लेता तब तक वह व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करता रहेगा। तो ये अनुच्छेद 67 में ऐसी व्याख्या देखने को मिल जाती है। अब देखिए, अभी हमने बात किया कि यहां पर केवल निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा ही हिस्सेदार हैं। यहां पर राज्यों की विधानमंडल जो है उसकी भूमिका हमने नकार दिया। क्यों नकार दिया? आइए देखते हैं। यह मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर हम राज्य विधानमंडलों को भी सम्मिलित करते तो इससे क्या होता? सबसे पहले तो निर्वाचन की प्रक्रिया जटिल हो जाती, साथ ही साथ इसके खर्चे भी बढ़ जाते। ठीक है, इसके खर्चे भी बढ़ जाते। अब मान लीजिए कि यहां पर खर्चे बढ़ जाते, लेकिन हमने क्यों राज्यों का प्रतिनिधित्व हमने नहीं दिया है क्या? बिल्कुल दिया है। कैसे दिया है? तो देखिए, राज्यसभा जो है ये राज्यों का प्रतिनिधित्व ही तो करती है। हर राज्यों के सदस्य जो है राज्यसभा में है, इसलिए राज्यसभा के माध्यम से स्वतः ही राज्य विधानमंडलों का उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रतिनिधित्व जो है ये सुनिश्चित हो जाता। आगे और क्या बातें की गई है? जैसे कि अभी अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति में तो सम्मिलित होते हैं, उपराष्ट्रपति में क्यों नहीं होते? इसकी व्याख्या यहां पर है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों की संवैधानिक स्थिति, इन दोनों की शक्ति और इन दोनों की भूमिका में आपको मूलभूत अंतर देखने को मिल जाता है ना। क्या क्या अंतर है अभी हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो दोनों में अंतर है। जैसे राष्ट्रपति जो है ना, वो कार्यपालिका शक्ति का औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि हम उपराष्ट्रपति की बात कर ले तो ये कार्यपालिका शक्ति का औपचारिक प्रमुख नहीं होता है। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति जो है इसे मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य नहीं करना होता है, जबकि राष्ट्रपति जो है ये कार्यपालिका शक्ति का औपचारिक प्रमुख होने के साथ साथ इसको मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य भी करना होता है। तो ये क्या है? मूलभूत अंतर हो गया। इसलिए राष्ट्रपति के पास ज्यादा कर्तव्य है, उपराष्ट्रपति के पास बहुत कम है। इसलिए हमने विधानमंडलों की भूमिका को हमने यहां पर सुनिश्चित नहीं रखा। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति की यहां पर दोहरी भूमिका नजर आती है। कैसे? तो सबसे पहले संघ की कार्यपालिका शक्तियों का यह संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी कि देश का कोई भी कार्य होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है, ना कि उपराष्ट्रपति के नाम से। तो ये क्या हो गया? हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख है, राजा है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यहां पर राजा नहीं है। तो सबसे पहला भूमिका किस रूप में? तो संघ की कार्यपालिका शक्तियों के संवैधानिक प्रमुख के रूप में है। और साथ ही साथ दूसरा क्या है? तो भारत के गणतंत्रीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व इनके द्वारा किया जाता है। भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है राष्ट्रपति, जबकि उपराष्ट्रपति जो है ये दूसरा नागरिक कहलाता है। ये बातें ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से देखें तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की भूमिका, शक्ति, इन सब में बहुत अंतर आता है। इसलिए हमने क्या कर दिया? राष्ट्रपति में राज्यों के विधानमंडलों की भी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर ली, जबकि हमने उपराष्ट्रपति वाले में नहीं किया।
और क्या क्या बातें हैं तो देख लीजिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानमंडलों की भागीदारी अनिवार्य हो जाती है। क्यों होती है अभी अभी हमने चर्चा कर ली, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए इतनी अनिवार्यता नहीं है। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का पदेन सभापति है, इसलिए राज्यसभा को सम्मिलित किया जाता है। अब मन में प्रश्न ये आएगा कि फिर लोकसभा को हम क्यों सम्मिलित करते हैं? लोकसभा को हम इसलिए सम्मिलित करते हैं क्योंकि जब भी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होती है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जो है ये राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, इसलिए हम इसको लोकसभा को भी इसके निर्वाचन में सम्मिलित करते हैं। ये थोड़ा सा यहां पर अंतर आपको देखने को मिल जाता है। तो निर्वाचन में लोकसभा प्लस राज्यसभा, विधानमंडल पूछ दे, विधानमंडल इसमें सम्मिलित नहीं होता है, ये बातें ध्यान में रखिएगा। अब बात कर ले उपराष्ट्रपति का कार्य क्या है और साथ ही साथ इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहला कार्य, सबसे प्रमुख कार्य अनुच्छेद 64 में है, ये कहता है कि राज्यसभा का ये पदेन सभापति होगा, यानी कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, कोई अन्य व्यक्ति यहां पर नहीं होगा। अगली बात क्या, उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का सदस्य नहीं है, और राज्यसभा का सदस्य है तो ये वोटिंग में हिस्सेदारी नहीं कर सकता। लेकिन ध्यान रखिएगा राज्यसभा को चलाने वाला तो यही है ना, वहां का सभापति है, इसलिए सभापति के रूप में ये निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है। वोट करने का अधिकार नहीं है, लेकिन निर्णायक मत है, जो चाहेगा वो होगा, है ना। ये बातें ध्यान में यहां पर रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम बात कर ले कि हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति का महत्व क्या है, तो ध्यान रखिएगा उपराष्ट्रपति का महत्व इसलिए है कि जब कभी भी राष्ट्रपति का पद किसी भी कारणवश रिक्त होता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के जितने भी कार्य हैं, इन कार्यों का तब तक उपराष्ट्रपति के द्वारा संपादन किया जाता है जब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन ना हो जाए। तो ये भी क्या है, महत्व है। उपराष्ट्रपति हमने बैकअप में रखा हुआ है कि जैसे ही राष्ट्रपति का पद किसी भी कारणवश से रिक्त होता है तो हम क्या कर लेंगे, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने के लिए हमने रखा हुआ है, भैया अपना कार्य यहां पर निर्वहन कीजिए, राष्ट्रपति का कार्य यहां पर नहीं रुकेगा। साथ ही साथ जब भी उपराष्ट्रपति, अब एक प्रश्न यह भी आएगा कि मान लीजिए जब भी उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्यों का संपादन कर रहा है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, तो क्या ये राज्यसभा का सभापति होगा या नहीं होगा? ध्यान रखिएगा। कैसे होगा? नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जब भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब उस समय राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं होता। एक साथ दो कार्य कैसे करेगा? तो जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तब राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं होगा। ये बातें ध्यान में रखिएगा। अब ये भी बात ध्यान रखिए कि जब भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, जितनी भी राष्ट्रपति को सुविधाएं मिलती है, सैलरी, रहने का स्थान, उसके विशेष अधिकार, उसकी शक्ति, ये सब के सब उपराष्ट्रपति को मिलता है ना। यानी कि अब वो कार्यों का किसका निर्वहन कर रहा है? राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति को जितनी भी सुविधाएं मिलती है वो सारी सुविधाएं का हकदार होता है उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति के रूप में ये कार्यों का निर्वहन करेगा। ये बात यहां पर ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा मुख्य परीक्षा में, है ना, अगर सिलेबस आपने देखा हो तो वहां पर यह भी लिखा गया कि भारत का संविधान जब भी पढ़िए विश्व के प्रमुख देशों के संविधान से उसका कंपैरिजन कीजिए। अब देखिएगा अभी हमने देखा कि उपराष्ट्रपति का जो पद है ये हमने कहां से लिया, तो जैसे अमेरिका का उपराष्ट्रपति है उसी मॉडल पर हमने भारत के उपराष्ट्रपति का पद हमने यहां पर रखा हुआ है। लेकिन दोनों देशों में देखें तो बेसिक अंतर आपको देखने को मिलेगी। क्या अंतर? तो राष्ट्रपति अगर हम बात करें अमेरिका में, तो अमेरिका में जब भी उपराष्ट्रपति जो है ना, जब भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उस राष्ट्रपति का जितना भी शेष कार्यकाल होगा उस शेष कार्यकाल तक ये अपने पद पर बना रहेगा। जैसे कि मान लीजिए 5 वर्ष यहां पर अवधि है ना, भारत में जैसे 5 वर्ष है, मान लीजिए अमेरिका में 5 वर्ष है, तो अमेरिका में मान लीजिए 3 वर्ष के पश्चात यहां पर राष्ट्रपति का पद समाप्त हो गया तो बचा 2 वर्ष। उपराष्ट्रपति जब यहां पर राष्ट्रपति बनेगा तो अगले 2 वर्ष तक वहां के राष्ट्रपति के रूप में वो कार्य करता रहेगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है ना। मान लीजिए 3 वर्ष के पश्चात भारत में राष्ट्रपति का पद किसी भी कारणवश यहां पर रिक्त हो गया, तो ऐसी स्थिति में कहा क्या, प्रावधान क्या है कि जब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, जल्दी से जल्दी अधिकतम 6 माह के अंदर
अगले राष्ट्रपति का चुनाव यहां पर कर लेना है। यानी कि भारत में क्या है कि जब भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा, ये तब तक उस रूप में कार्यों का निर्वहन करेगा जब तक अगला राष्ट्रपति यहां पर पद धारण नहीं कर लेता। तो ये अंतर हो जाता है भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपति। यहां पर उप होगा, ध्यान में रखिएगा, जोड़ लीजिएगा। उपराष्ट्रपति में क्या यहां पर अंतर है, ये बातें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं सारी चीजें मैंने यहां पर बेहतर तरीके से आप सभी को बता दिया है ना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। कौन? कुमार क्लासेस। और अब से प्रतिदिन है ना करंट अफेयर के आपके अपडेट मिलते रहेंगे, जिसमें करंट के साथ साथ मैं बेसिक भी जोड़े रहूंगा, जिस आधार पर आप प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू तीनों की तैयारी आप लोग बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक होगा, वहां से आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।